यानी कि केमिस्ट्री के सम बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम लोग को नॉलेज बहुत ही होना चाहिए। ये ऐसा एक चैप्टर है फर्स्ट वाला तुम्हारा केमिस्ट्री का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कोई भी है ही नहीं, ठीक है। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलने का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ना है। अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ गए तो आप लोगों को एटम है, मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, मोलारिटी है, जो भी सब कुछ होता है, मॉलिक्यूल्स है, एवोगैड्रो नंबर है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा। मैटर क्या होता है, एलिमेंट, एटम, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा कंसेप्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा और मैं सारे चैप्टर्स इसके अपलोड करने वाला हूँ केमिस्ट्री के भी, और विद न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले अभी तक तो आप लोगों को साइंस में जो केमिस्ट्री का चैप्टर था, तो साइंस पार्ट 1 में 9th चैप्टर था, 2nd चैप्टर था, ऐसे बहुत सारे चैप्टर केमिस्ट्री के थे, ठीक है। अभी यहाँ पे केमिस्ट्री का पूरा एक सब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर चेंजेस। आप लोगों ने 2nd चैप्टर साइंस पार्ट 1 में पढ़ा होगा कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं, 2 टाइप के चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री में, यानी कि रिएक्शंस जो होते हैं केमिकल के, 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। और तो केमिस्ट्री क्या होती है, इन्हीं केमिकल और फिजिकल चेंजेस की स्टडी, और जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके प्रॉपर्टियों की स्टडी करना ही क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। और इस केमिस्ट्री को हम लोग सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। सेंट्रल साइंस बोलने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा साइंस का ब्रांच जो होता है, जो पार्ट्स कि जो हर एक जगह यूज हो, हर एक जगह मतलब कि हर एक कोई भी फील्ड हो, हर जगह केमिस्ट्री यूज होती है। तो चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस हो, यानी कि चाहे मेडिसिन में यूज हो, चाहे वो फिजिक्स में भी केमिस्ट्री यूज होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे वो डेंटिस्ट्री हो, यानी कि जहां पे दांतों वगैरह की दवाइयां होती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, वहां पर भी केमिस्ट्री यूज होता है। या इसका बोलने का मतलब क्या है कि जो केमिस्ट्री है वो हर जगह यूज होता है, ठीक है। इसीलिए केमिस्ट्री को कोर सब्जेक्ट भी बोलते हैं। कोर मतलब जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री हर जगह यूज होता है, इसका बहुत ही लार्ज वैरायटी में यूज है। और जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, जैसे कि नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आते जा रही है, तो साइंस का नॉलेज भी, यानी कि जो केमिस्ट्री का नॉलेज भी, वो भी वाइड रेंज में बहुत ज्यादा एकदम एक्सपांड हुआ है, और जिससे बहुत ज्यादा नॉलेज इस अर्थ के अंदर लोगों के पास केमिस्ट्री के बारे में आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अभी हम लोग जो केमिस्ट्री है नॉर्मली डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के अंदर ही बहुत सारे केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या केमिकल्स होते हैं, जैसे कि लैक्टोज शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब केमिस्ट्री के कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है सब कुछ। वाटर भी इवन केमिकल कंपाउंड है, H2O, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, 2 केमिकल गैसेस कंबाइन होकर H2O वाटर बनाती है, ये खुद एक केमिकल है। हमारी सारी बॉडी केमिकल से बनी हुई है। तो कभी भी अगर किसी ने बोला कि केमिकल हार्मफुल होता है, ऐसा नहीं है। केमिकल हार्मफुल और यूजफुल दोनों होते हैं, ठीक है। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ना तो केमिस्ट्री क्या होती है, केमिकल्स की स्टडी करना ही केमिस्ट्री है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का नेचर कैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। केमिस्ट्री का जो नेचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना। तो हम लोग देखते हैं जो केमिस्ट्री है इसका नेचर कैसा है, यानी कि केमिस्ट्री के हम लोग ब्रांचेस से इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के मिनिमम 5 to 6 ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो इसको इट हैज 5 ब्रांचेस एज क्लासिफाइड बिलो, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कैसे क्लासिफाई किया हुआ है केमिस्ट्री के ब्रांचेस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर सारे के सारे आप लोग इसे पढ़ लेते हैं तो बहुत ही फायदा होगा आप लोगों को। वैसे भी आप लोगों को ज्यादा नॉलेज इसके बारे में शायद 9th और 10th से मिला होगा, लेकिन और भी अच्छे से हम लोग नॉलेज थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री के नॉर्मली यहाँ पे 5 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट वन हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिर देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
चैप्टर साइंस पार्ट 1 में 9th चैप्टर में आप लोगों ने कार्बन कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम लोग इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो नॉर्मली अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री का देखो साइंस का ब्रांच है केमिस्ट्री। ठीक है, समझ लो जैसे कि साइंस हो गया तो साइंस का ब्रांच बहुत सारे होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी है। ठीक है, उसमें से जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक छोटा सा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इसके ये सारे के सारे 5 टाइप्स आ गए केमिस्ट्री के। ठीक है, वैसे ही फिजिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बायोलॉजी के भी बहुत सारे, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मैक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे केमिस्ट्री के यानी कि पूरे साइंस के ब्रांचेस थे। और यहाँ पे केमिस्ट्री की ये 5 के 5 ब्रांचेस है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ रिएक्शंस एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे और उनके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन सारे सब्जेक्ट, उन सारे कंपाउंड्स, उन सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे जो कि ऑर्गेनिक नहीं होंगे, यानी कि नॉट एन ऑर्गेनिक। ठीक है, जो ऑर्गेनिक नहीं होंगे उनके अलावा जितने भी मतलब बचेंगे सब्सटेंसेस, जितने भी कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, उन सब के बारे में स्टडी करना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। अच्छा, अब ये मैटर क्या होता है इसको हम लोग अभी जस्ट समझेंगे कि मैटर के बारे में। ठीक है, तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल मींस मैटर, मतलब नॉर्मली जो फिजिकली प्रेजेंट होता है उसी के बारे में स्टडी करना होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर प्रेजेंट इन दी सब्सटेंसेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं, वी स्टडी अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा, यानी कि इन सारे बहुत एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स के साथ साथ जो मैटर प्रेजेंट होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि व्हाट इज मैटर और मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। फिर यही जो एनालिटिकल और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है ये भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं, यानी कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है वो फिजिकल केमिस्ट्री होता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग सब कुछ पढ़ाई करते हैं। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में नॉर्मली हम लोग बायोलॉजिकल मेडिसिन वगैरह, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो एनालाइज करते हैं उन सारे कंपाउंड्स और एनालिसिस करके जो भी मतलब एलिमेंट्स और उसका आंसर प्रोडक्ट वगैरह मिलता है उन सब की स्टडी हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में मेडिसिन है और जो बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बायोमॉलिक्यूल मतलब क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ह्यूमन लाइफ या किसी भी एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये भी एक कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यही बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टर्म्स को समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है? जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक क्या है फिर? तो इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कभी भी याद रखना, अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ है तो वो क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और अगर कार्बन तो है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बाकी और चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, बस हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन के साथ भले कुछ भी आ जाए, वो सारे कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मतलब कार्बन तो दोनों में रह सकता है, ऑर्गेनिक में भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हो सकता है, कार्बन कंपाउंड, कार्बन का एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ हमेशा हाइड्रोजन ही आना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, यानी कि इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, यानी कि जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। और एक ऐसा कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट कनेक्टेड रहेंगे, तो वो सब के जैसे कि CO2 हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। समझ गया? यानी कि C और H वाले जितने भी होते हैं वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और ये C और H के साथ ही तो हमेशा रिएक्शंस होता है, तो इसी की स्टडी हमेशा क्या होती है? रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में हमेशा रिएक्शंस पढ़ना होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। समझ गया अच्छे से? ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ गई होगी फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स मैटर के बारे में जानते हैं। तो चलो गाइज अभी हम लोग देखते हैं मैटर के बारे में। तो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? जैसे कि देखो अभी मैं बोलती हूँ जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर छोटे छोटे प्लास्टिक के एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आए, हजारों करोड़ एलिमेंट्स आए और इस जो ये मार्कर है इसको मार्कर को बना दिया। तो ये जो छोटे छोटे अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिनका कुछ तो मास है यानी वेट है, कुछ तो इसका, वही जो सब्सटेंस प्रेजेंट है इस मार्कर के अंदर छोटे छोटे अमाउंट्स में, वही क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है, तो मैटर यानी कि किसी भी चीज का, जैसे कि ये बोर्ड है, समझ लो ये बोर्ड भी किसी चीज से बना हुआ है, तो छोटे छोटे अमाउंट्स इसके प्रेजेंट रहेंगे ना, वही छोटे छोटे अमाउंट, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स जो प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस के, वही क्या होते हैं? मैटर होते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो मैटर है, ये मैटर दो टाइप का हो सकता है। या तो समझ लो अगर ये मार्कर है, तो मार्कर देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक से बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट प्लास्टिक है, यहाँ पे ब्लैक प्लास्टिक है, यहाँ पर भी ब्लैक प्लास्टिक है। ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलीमर वगैरह यूज किए होंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं पॉलीमर एक्चुअली क्या होता है। पॉलीमर से हम लोग हमेशा प्लास्टिक बनाते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में 10th में 9th चैप्टर में कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, तो ये प्लास्टिक है, अलग अलग टाइप्स के पॉलीमर यानी कि कंपाउंड्स, छोटे छोटे एलिमेंट यूज किया था। ठीक है, तो या तो हो सकता है कि ये एक ही एलिमेंट से बने पूरा का पूरा प्लास्टिक का ये मार्कर, या फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस वाले एलिमेंट से बने, यानी कि या तो ये प्योर हो सकता है या तो फिर मिक्सर हो सकता है मैटर। ठीक है, तो जो प्योर मिक्सचर होता है, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट रहेगा वो प्योर होगा, यानी कि एक ही टाइप का मैटर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे मैटर हमेशा सेम प्रॉपर्टी कंटेन करेंगे। अगर समझ लो तुम्हारे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर सिर्फ H2O ही रहेगा ना, लेकिन अगर तुमने उसका मिक्सचर बना दिया, यानी कि H2O के साथ समझ लो शुगर ऐड कर दिया, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? ये सिमिलर रहेगा क्या इसकी प्रॉपर्टी? इसमें तो सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, समझ लो ये कंटेनर है और इसमें सिर्फ वाटर अगर प्रेजेंट है, वाटर है, ये प्योर हो गया। लेकिन अगर इसमें वाटर प्लस शुगर ले लिया तो ये प्योर है क्या? नहीं, ये मिक्सचर है वाटर का और शुगर का। समझ गया? तो जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है, एक हो गया मिक्सचर, एक हो गया प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ये ऑलवेज कंटेन्स सेम प्रॉपर्टीज, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा सिमिलर होती है। और जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर इनके अंदर कैसे, देखो अभी समझ लो H2O है और शुगर है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी वाले हो गए ना। दे हैव डेफिनेट यानी कि प्रॉपर्टी, यानी कि जो इनके अंदर डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती है, यानी कि इट नॉट हैज डेफिनेट प्रॉपर्टी। इनको यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती है, यानी कि मिक्स प्रॉपर्टी रहेगी वाटर की भी और H2O, यानी कि जो H2O है वाटर और शुगर दोनों की प्रॉपर्टियां इनमें मिक्स रहेंगी। किसमें? मिक्सचर में। और प्योर सब्सटेंस कैसा रहेगा? उसमें सिर्फ वाटर ही है, तो वाटर ही प्रेजेंट रहेगा प्योर सब्सटेंस में। समझ गया? नाउ जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है, पहला हो गया एलिमेंट्स और दूसरा हो गया कंपाउंड। और जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब देखेंगे मिक्सचर में ये होमोजीनियस क्या होता है और हेटेरोजीनियस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हेटेरोजीनियस आएगा, तो ये हेटेरोजीनियस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो ये हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट एक ऐसा स्मॉलेस्ट चीज है जो कि अनब्रेकेबल है। कैसा है ये? अनब्रेकेबल, यानी कि इसको हम लोग अभी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर समझ लो कोई भी केमिकल चेंजेस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, तो ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और वैसे ही सिमिलर कंपाउंड भी कैसा होता है? अनब्रेकेबल होता है। कैसा होता है? अनब्रेकेबल, यानी कि ये भी कभी ब्रेक नहीं होगा। चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शंस कर लो, केमिकल रिएक्शंस करोगे तो भी ये ब्रेक नहीं होगा। ऐसा कंपाउंड को अनब्रेकेबल, यानी कि उसको कंपाउंड बोलते हैं ऐसे एलिमेंट को। और जो एलिमेंट होते हैं छोटे छोटे, वो भी अनब्रेकेबल होते हैं, चाहे कितनी भी केमिकल रिएक्शंस करवा लो वो कभी ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में हमेशा जो कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, हमेशा क्या होता है? ब्रेक होता है। समझ गया? तो ये कभी भी ब्रेक नहीं होंगे। जो एलिमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो मेटालिक एलिमेंट होगा, या तो नॉन मेटालिक होगा, या तो मेटालॉइड्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेटल के बारे में आप लोग ने प्रॉपर्टियां 8th चैप्टर मेटलर्जी में पढ़ाई होगा 10th में। जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर ये क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, ये लस्टर होती है यानी कि चमक होती है, ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टियां हो गई मेटल की, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। नॉन मेटल क्या होता है? ये ना इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कभी नहीं हो सकती है, इनके अंदर लस्टर यानी कि चमक नहीं होती है, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं। समझ गया? ये सारी इनकी प्रॉपर्टियां हैं। मेटालॉइड्स क्या होता है? इन दोनों की जो मिक्स प्रॉपर्टी है, मिक्स प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? मिक्स प्रॉपर्टी ही क्या है? मेटालॉइड्स है। यानी कि मेटालॉइड्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके?
इसके भी और इसके भी दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। मेटालॉइड्स हमेशा कॉम्बिनेशन होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, और ये हमेशा पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक में। याद रखना इसको, ठीक है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। और जो मेटल्स होता है वो नॉर्मली डी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों में प्रेजेंट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस हो गया और एक हेट्रोजीनियस। तो देखो वर्ड को हमेशा ब्रेक करने का। होमो मीन्स क्या होता है? सिमिलर होता है या फिर सेम बोलते हैं, और हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। होमोजीनियस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिस समझ लो ये ग्लास है और इसके अंदर समझ लो वाटर ले लिया, तो सिर्फ इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए वो सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। समझ गया? यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जो कि होमोजीनियस है, यानी कि सेम कंपाउंड से बना हुआ है। समझ लो एक मैंने वाटर ले लिया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होना चाहिए। ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? समझ लो एक कंपाउंड ले लिया, इसके अंदर H2O है, ठीक है, और ना प्लस इसके साथ कुछ और चीज ऐड करो। समझ शुगर ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पे ग्लूकोज ऐड करता हूँ, C12O6 यूज कर दिया, ठीक है। तो ये अभी क्या हो गया? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन बन गया ये किसका सॉल्यूशन हो गया? ये वाटर का सॉल्यूशन है, और C6H12O6 यानी कि शुगर या फिर ग्लूकोज का सॉल्यूशन बन गया। यानी कि ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। हेट्रो मींस डिफरेंट का सॉल्यूशन, और होमो मींस सेम चीज का ही सॉल्यूशन बनेगा। तो मिक्सचर हमेशा दो टाइप के